तो आज जो हमारी 7th यूनिट है और लास्ट यूनिट है उससे स्टार्ट करेंगे हम। ये बेसिकली नई यूनिट हमने इंट्रोड्यूस की है क्योंकि कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो इंडस्ट्री में आज के दिन यूज हो रही हैं और हमारे सिलेबस में उनका जिक्र नहीं था। तो ऐसी एक टर्म है फूड प्रोटेक्शन। फूड प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म माने इसके नीचे और दूसरी टर्म्स भी आती हैं, जैसे फूड सेफ्टी एक और फूड डिफेंस दूसरी है। तो इन दोनों टर्म से मिलकर हमारी फूड प्रोटेक्शन बनी है, फूड सेफ्टी प्लस फूड डिफेंस। अब फूड प्रोटेक्शन के अंदर हमें फूड सेफ्टी का भी ध्यान रखना है और फूड डिफेंस का भी ध्यान रखना है। इसमें फूड सेफ्टी में क्या क्या चीजें आती हैं, फूड प्रोटेक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, आगे डिटेल में आपको कराऊंगा। तो कोई भी इंडस्ट्री के अंदर, जो भी इंडिया के अंदर इंडस्ट्री है और यूएस को किसी भी तरह का फूड आइटम एक्सपोर्ट करती है, फूड आइटम की बात कर रहा हूं मैं, एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो इसमें एग्जम्प्टेड है। लेकिन फूड आइटम अगर कोई भी यूएस में जाती है तो यूएस एफडीए का 2011 का फिज्मा, एफएसएमए, फिज्मा बोलते हैं इसको, फूड सेफ्टी मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2011 का है। उसके अनुसार आपके पास जो भी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर रही है, खुद का एक रिटन फूड सेफ्टी और फूड डिफेंस प्लान होना जरूरी है। तो इसलिए जो फूड प्रोटेक्शन प्लान है उसके अंदर आपका फूड सेफ्टी और फूड डिफेंस दोनों प्लान होने जरूरी हैं, चाहे डोमेस्टिकली, क्योंकि ये जो बेसिकली टर्म है ये कॉइन की है यूएस एफडीए ने। तो यूएस एफडीए के अनुसार चाहे वो यूएसए के अंदर फूड प्रोसेसर हो या कोई भी फूड प्रोडक्ट बाहर से आ रहा हो, इंपोर्ट करता हो यूएस उस फूड प्रोडक्ट को, तो उन सभी चीजों के लिए, उन सभी प्रोडक्ट्स के लिए फूड डिफेंस प्लान होना और फूड सेफ्टी प्लान होना जरूरी है। इन दोनों को मिला के कहा जाता है कि फूड प्रोटेक्शन प्लान। अब जो फूड प्रोटेक्शन प्लान है उसमें कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं। स्ट्रेटेजीज का मतलब कि कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। और वो तरीके क्या हैं कि इसमें हमारा जो फोकस है वो रिस्क कवर करना होता है प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल के ऊपर, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक। तो रिस्क को कवर करना है प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक, ये तो एक फोकस हो गया। दूसरा, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन सभी का यूटिलाइज करके उन सभी को मैक्सिमम रिस्क को रिड्यूस करना है। जो भी रिस्क जहां पे भी हो सकता है उसको जितना ज्यादा हो सके उसको रिड्यूस करना है। ये हमारा सेकंड टारगेट है इसमें। थर्ड, इसके अंदर स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहती है, कोई भी गलती से अनजाने में, जिसको हम अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन या कंटेमिनेशन बोलते हैं, या कोई जानबूझ के कंटेमिनेट करता है हमारे प्रोडक्ट को, उन दोनों इश्यूज को एड्रेस करना, यानी उन दोनों इश्यूज को रिजॉल्व करना है। और ये सारा काम किस तरीके से करना है, साइंस की मदद से और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने जो हमें सिस्टम्स दिए हैं, चाहे वो मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं जैसे सीसीटीवी वगैरह हैं, या जो हमारे पास कीलेस एंट्री है, कार्ड के जरिए एंट्री है, और वो भी सिक्योर्ड आपके पास पैसेज है, उन सभी के जरिए आपको फूड प्रोटेक्शन प्लान को कामयाब करना है। अब फूड प्रोटेक्शन प्लान के अंदर 3 हमारे फोकस हैं। प्रिवेंशन, रोकना किस चीज को, कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो पाए जिससे कि हमारा जो फूड प्रोडक्ट है कंज्यूमर के लिए अनसेफ हो जाए। तो उसके लिए फूड सेफ्टी का हमें शुरुआत से ध्यान रखना है, तब तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं ऐसे इंसिडेंट्स को या एक्सीडेंट्स को। फिर दूसरा है इंटरवेंशन, कि बीच में ही कोई ऐसी समस्या आने से पहले ही उसको रोकने का अपने पास इंतजाम हो। इंटरवेंशन, इंटरवेंशन में क्या चीज आएगी कि आपको टेस्टिंग करनी है या आपको इंस्पेक्शंस करनी है
वो इस तरीके से करनी है, ये देख के करनी है कि जिस जगह पे ज्यादा रिस्क है वहां आपको ज्यादा ध्यान देना है, जिस जगह पे कम रिस्क है वहां कम टेस्टिंग से काम चल सकता है। थर्ड इज योर रेस्पॉन्स। अगर कोई समस्या हो गई है, पता चल गया आपको, तो जल्दी से जल्दी इफेक्टिवली लोगों तक उस समस्या को पहुंचाना, जिससे कि लोग उस प्रोडक्ट को लेके कम से कम रिस्क में रहें। भाई हमें पता चल गया कि इस लॉट में हमारे में समस्या हुई है, तो उस लॉट को हम लोगों तक कम्युनिकेट कर दें कि भाई हमारा जो ये प्रोडक्ट है इस लॉट के अंदर समस्या है, इस लॉट को ना खरीदें, किसी ने खरीद लिया है तो कंज्यूम ना करें, वापस कर दें, पैसा रिफंड हो जाएगा। तो हमारी जो फूड प्रोटेक्शन प्लान है इसमें फूड डिफेंस और फूड सेफ्टी, इन दोनों इश्यूज को देखा जाता है, टेकअप किया जाता है। क्यों जरूरी है? यूएस के अंदर ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए हैं फ्रेश प्रोड्यूस को लेके, पीनट बटर को लेके, पेट फूड्स को लेके, जिससे कि यूएस एफडीए ने बहुत जल्दी फूड सेफ्टी प्रॉब्लम्स को कंटेन किया। और इस लेवल का अगर रेस्पॉन्स देना है और इससे भी बड़ा अगर रेस्पॉन्स देना है, तो मेन फोकस जो हमारा होगा वो फूड सेफ्टी के ऊपर रहेगा, ताकि प्रोडक्ट स्टार्टिंग से लेके और कंज्यूमर तक पहुंचने तक हमारा सेफ रहे, कंज्यूमर के लिए नुकसान देने वाला ना हो। तो इस काम के लिए यूएस एफडीए ने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके फूड इंडस्ट्री को ये इंश्योर करवाया है कि उनका जो प्रोड्यूस है, उनका जो प्रोडक्ट है, वो सेफली कंज्यूमर तक पहुंचे। तो सबसे पहला जो काम है वो है प्रिवेंशन, कि कोई ऐसी समस्या ही ना आए, उसको आने से पहले ही रोकना, वो होती है प्रिवेंशन। तो पहले क्या होता था कि हम कोई समस्या आ गई तो उसका समाधान करो, उस प्रोडक्ट को या तो रिप्रोसेस करो या उसको कहीं रीयूज करो या उसको फिर आप डंप करो। लेकिन उससे क्या है कि पैसा, टाइम, रिसोर्सेज बहुत बर्बाद होते थे। तो प्रिवेंशन से क्या है कि होने से पहले ही रोकना चीज को, ऐसी समस्या को। तो पूरी इंडस्ट्री को ये चीज पसंद आई, क्योंकि उनके जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं, उनके जो रेपुटेशन वाइज लॉसेस हैं, वो इससे कम हुए। तो जितने भी हाई रिस्क फूड हैं उनके अंदर जहां पे भी कुछ और नई चीजों को इस्तेमाल करने की, नए तरीकों को इस्तेमाल करने की गुंजाइश थी, वहां पे वो तरीके इंडस्ट्री ने यूज किए और इसमें यूएस एफडीए ने उनको गाइड किया। एक बीच में मैं बता रहा हूँ भाई, अगर मेरी क्लास, क्योंकि 30 मिनट का 40 मिनट का टाइम मिलता है इसमें, तो अगर वो 40 मिनट पूरा हो जाए और मेरी क्लास पूरी ना हो तो लिंक पे दोबारा क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। तो बेसिकली ओके सर, जो भी कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमर तक पहुंचने के जो चांसेस हैं उनको कम से कम करना, ये इस फूड प्रोटेक्शन प्लान का मेन मकसद है। और ये पक्की बात है कि हम ट्राई पूरी करते हैं, पूरे रिसोर्सेज लगाते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि सारे इंसिडेंट या कभी भी कोई ऐसी फूड बॉर्न इलनेस होगी ही नहीं, क्योंकि देयर आर ऑलवेज चांसेस कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई माइक्रोब या कोई केमिकल हमारे प्रोडक्ट में पहुंच जाता है, कोई इंटेंशनली, कोई अनइंटेंशनली। तो हमारा मेन काम यही है कि पहले तो रोक नहीं पाए तो जहां इंटरवीन कर सकते हैं वहां करो, और जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके ढंग से कम्युनिकेट करो। तो प्रिवेंशन जो इसमें पहला मकसद है हमारा, कि सेफ्टी, फूड सेफ्टी जो है वो स्टार्टिंग से ही इंक्लूड होनी चाहिए। तो एफडीए ने, यूएस एफडीए ने इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है कि जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं फूड सेफ्टी और फूड डिफेंस को लेके, उनको सही ढंग से प्लेस करे इंडस्ट्री के अंदर। जो ये मेजर्स हैं जो हमारे फूड को सेफ रखेंगे, जिससे हम ये कह सकेंगे कि हाँ हमारा फूड प्रोटेक्टेड है इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दोनों तरह की कंटेमिनेशन से, और ये सारे का सारा लागू होगा पूरी फूड सप्लाई चेन पे। इसके लिए
चाहे वो फूड ग्रोवर्स हैं, आपके फार्मर्स हैं जहाँ से हमें कच्चा माल मिलता है, जिस तरह मान लो वेजिटेबल्स हैं और आपके फ्रूट्स हैं, या आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं जो स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, या कोई और फूड आइटम्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं। फिर मैन्युफैक्चरर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर को माल देता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर अपने गोडाउन में रखता है। गोडाउन में किस तरीके का मटेरियल है, जिस तरह मीट में है या मीट प्रोडक्ट्स हैं तो उनको किस टेम्परेचर पे रखना है, एग है तो उनको किस टेम्परेचर पे रखना है, कितनी देर तक रखना है, फ्रेश अगर वेजिटेबल्स हैं उनको मीट प्रोडक्ट से अलग रखना है, उनकी वेयर हाउसिंग अलग तरीके से करनी है। तो ये सारे काम को, और फिर रिटेलर के पास पहुंचता है, रिटेलर को अपने फ्रिज का टेम्परेचर कितना रखना है, फिर फूड सर्विस जो प्रोवाइडर्स हैं उनके पास या इंपोर्टर्स के पास कितने दिन तक रहेगा, किस टाइम टेम्परेचर कंडीशन में रहेगा, कोई टेम्परेचर अब्यूज तो नहीं होगा। मान लो आइसक्रीम है तो उसको ठंडा रखना जरूरी है, मीट प्रोडक्ट्स हैं तो उनको फ्रोजन कंडीशन में रखना जरूरी है, कितने दिन तक रख सकते हैं इसका लॉग रखना, हिसाब किताब रखना। तो पूरी थ्रू आउट द सप्लाई चेन हमें ये चीजें पहले से ही करके रखनी ताकि कोई समस्या खड़ी ही ना हो। फिर कई जगह मान लो कहीं पे रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, सप्लाई चेन के अंदर आपके पास रेफ्रिजरेटेड वैन्स नहीं है, तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे ताकि आपका फूड सेफ रहे। तो जो आपकी रेगुलेटरी एजेंसी है, जैसे यूएस के अंदर यूएसएफडीए है, इंडिया के अंदर एफएसएसएआई है, ये इंश्योर करते हैं कि थ्रू आउट द सप्लाई चेन हमारा फूड सेफ रहे। तो इंडस्ट्री, स्टेट, लोकल, फॉरेन गवर्नमेंट्स, इन सब से मिलके इस तरह के इन्होंने टूल्स इजाद किए हैं जो साइंस बेस्ड हैं, जिससे कि हमें वल्नरेबिलिटीज पता चले। वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर ऐसी खामियां, ऐसी कमियां जहां से दिक्कत हो सकती है, फूड हमारा कंटेमिनेट हो सकता है या फूड हमारा अनसेफ हो सकता है। तो उन वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना और ऐसे अप्रोचेस को आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन करना जो मोस्ट इफेक्टिव रहे इस काम कि फूड को सेफ रखने में मोस्ट इफेक्टिव रहे। जैसे मोस्ट इफेक्टिव में कि आपका जो भी प्रोडक्ट है लॉक एंड की में रहे, कोई भी पर्सन जो अनऑथराइज्ड है उस तक उस फूड की एक्सेस ना हो ताकि वो बाहर से कुछ ना मिला दे। तो ये भी एक फूड डिफेंस के अंदर आपकी अप्रोच आती है। तो यूएसएफडीए ने दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर, इंडिया गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया से बहुत प्रोडक्ट ऐसा है जो यूएस से जाता है, ओवरसीज जो भी उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये साथ मिलके ये इंश्योर किया है कि जो उनकी फिज्मा की रिक्वायरमेंट है, फूड सेफ्टी मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2011 जो यूएस का है, यूएसएफडीए की ऑथराइज्ड है, उसके अंदर एक रेगुलेटरी एजेंसी है कि उसके अंदर जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं वो कंप्लाई करे हर एक इंडस्ट्री, चाहे वो यूएसए के अंदर हो चाहे वो यूएस से बाहर हो, जो यूएस के लिए प्रोडक्ट बना रही है। तो ये तो काम हो गया प्रिवेंशन का। इंटरवेंशन में क्या है कि प्रिवेंशन को वेरीफाई करना है कि पहले जो हमने प्रिवेंशन के जो स्टेप्स लिए हुए हैं क्या वो सही काम कर रहे हैं, ये होता है वेरीफाई करना। और इंटरवेंशन में होता है इंटरवीन, बीच में रोकथाम करना, जांच पड़ताल करना जहां पे रिस्क्स को आइडेंटिफाई किया गया है या कोई रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है नया। तो जितनी भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें आपकी जिस तरह जो सेंट्रल एजेंसी होती है उसको यूएस में फेडरल एजेंसी बोलते हैं, और स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उसको स्टेट एजेंसी बोलते हैं, लोकल जो भी आपकी गवर्नमेंट है, म्युनिसिपल कमेटी है या फॉरेन गवर्नमेंट है अगर बाहर से माल आ रहा है तो इनको सभी जो इंटरवेंशंस हैं कोऑर्डिनेटेड और रिस्क बेस्ड मैनर में, कि कितना रिस्क है उसके हिसाब से आपको इंटरवीन करना है। तो इसके लिए टारगेटेड इंस्पेक्शन करनी है, टेस्टिंग करनी है और ये वेरीफाई करना है कि जो आपके प्रिवेंटिव कंट्रोल्स हैं वो सही ढंग से काम कर रहे हैं, जितने भी आपने रिसोर्सेज अप्लाई कर रखे हैं वो इफेक्टिवली एक तो इम्प्लीमेंटेड हो, साथ में जिन एरियाज में ज्यादा समस्या है हो सकती है उन एरियाज के अंदर आपको ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, चाहे वो आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में है या स्टोर में जा रहा है या एक्सपोर्ट के लिए किसी पोर्ट पे या अलंग पे या जो भी आपका एक्सपोर्ट करने का, मान लो इंडिया का एक्सपोर्ट है मैक्सिमम आपका बॉम्बे पोर्ट से या दूसरे जो पोर्ट्स हैं उनसे होता है,
तो वहां तक ये इंश्योर करना ये कि आपके सारे जो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स हैं सही ढंग से काम कर रहे हैं, कोई और नई समस्या नहीं आई है। इंटरवेंशन के लिए जरूरी है कि अगर कहीं पे भी रिस्क बढ़ा है तो उसको एनालाइज किया जाए कि किस तरीके का रिस्क है, कितना बड़ा है, उसके रोकथाम के क्या उपाय हैं। साथ में कोई जो नई तरीके का मान लो पैथोजन आया है तो उसको रैपिड डिटेक्शन किट हैं, या कोई नया ऐसा डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है जिससे नए टाइप के केमिकल को जल्दी एनालाइज किया जा सके। तो ये काम अपने इंटरवेंशन के अंदर आएंगे। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आपको आपके फूड प्रोटेक्शन सिस्टम को फुल्ली सक्सेसफुल करना है और इंटीग्रेट करना है अपनी सप्लाई चेन के अंदर, तो जहां से भी आपको ऐसा सिग्नल मिले कि यहाँ समस्या हो सकती है उस सिग्नल पे ध्यान देना है, और जहां पे भी इंटरवीन करने की, आपके हस्तक्षेप करने की जरूरत है वहां पे हस्तक्षेप करके आपको वो चीज ठीक करनी है। तो वो सिग्नल चाहे आपका कोई भी हार्मफुल कंटेमिनेंट है उसके लिए पॉजिटिव टेस्ट आया है जो आपको इंस्पेक्शन में पता चला है, या किसी इंडस्ट्री रिपोर्ट में पता चला है, या कोई कंज्यूमर की कंप्लेंट आई है, या कई बार क्या होता है इनसे पता ही नहीं लगता और एक जगह पे उस समस्या का आउटब्रेक हो जाता है। आउटब्रेक कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा केसेस एक लोकेलिटी के अंदर एक जैसी समस्या वाले आए हॉस्पिटलाइजेशन के, तो उसको आप आउटब्रेक मानते हैं। तो जितना बड़ा आउटब्रेक होगा उतनी बड़ी वो समस्या होगी, तो कई बार उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। थर्ड है आपका रेस्पॉन्स। ऐसी समस्याएं जो फूड से रिलेटेड हैं, अगर उसमें जल्दी से रेस्पॉन्स नहीं किया जाए या रेस्पॉन्ड ना करें आप समस्या को, तो उसके बारे में भ्रांतियां बहुत फैलती हैं और वो भ्रांतियां ज्यादा नुकसान कर देती हैं। तो रेस्पॉन्स आपका रैपिड भी होना चाहिए और साथ में अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। यूं नहीं कि समस्या हो छोटी सी और उसके लिए आप बहुत बड़ा बवाल मचा के रख दो, या समस्या हो बहुत बड़ी उसको आप दिखाओ ही ना। तो जो अप्रोप्रिएट है समस्या के हिसाब से और बिल्कुल टाइमली, जितना हो सके उतना जल्दी रैपिडली आपको रेस्पॉन्ड करना है। इसके लिए यूएस एफडीए जैसे फूड रेगुलेटरी एजेंसी है यूएसए के अंदर, वो इंडिया के अंदर एफएसएसएआई है। इनका जो एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्स सिस्टम होता है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत रहती है हमेशा, ताकि कोई भी ऐसा सिग्नल आए जहां से आपको पता चले कि या तो समस्या हो सकती है कंज्यूमर को या समस्या हो चुकी है, तो उसके ऊपर आपको फटाफट से कार्रवाई करनी है। तो इम्प्रूव्ड रेस्पॉन्स सिस्टम में यही है कि आपके पास तरीका हो कंज्यूमर तक आप सही समस्या को पहुंचाने का, उसको क्या करना चाहिए अगर समस्या हो गई है या उसने प्रोडक्ट खरीद लिया है कंज्यूम नहीं किया है तो वो आगे क्या करे। तो इस सारी का एक रेस्पॉन्स मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म को हमेशा रोबस्ट और सही तरीके से काम करने की जरूरत होती है। पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट, फूड प्रोटेक्शन प्लान का पब्लिक हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, ये इन चीजों पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना बेहतर तरीके से प्रिवेंट किया है, कितनी स्ट्रॉन्ग आपकी इंटरवेंशन है, जिससे कि आपके कंटेमिनेशन, प्रोडक्ट के कंटेमिनेशन के जो चांसेस हैं वो कम से कम होंगे जब वो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा। तीसरा, एक मिनट, जो हमारा रेस्पॉन्स सिस्टम था उससे समस्या जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी फील्ड में से या कंज्यूमर के पास से। तो इस सारे का फायदा क्या होगा कि बीमारी कम से कम होंगी उन समस्याओं के कारण, और कोई भी बंदा बाहर से अगर हमारी फूड सप्लाई चेन के ऊपर अटैक करना चाहता है तो उसके कामयाब होने के चांसेस भी कम से कम, अगर कोई आदमी जानबूझ के करता है। तो अब इन दोनों इश्यूज पे हम बात करेंगे, फूड सेफ्टी पे भी बात करेंगे और फूड डिफेंस पे भी बात करेंगे। इन दोनों में मेन फर्क ये समझ लो भाई कि फूड सेफ्टी में तो अनइंटेंशनल एक वर्ड है कि अनजाने में गलती से कुछ चीज होगी तो वो हमारा होगा फूड सेफ्टी का कंसर्न। लेकिन अगर किसी ने जानबूझ के मिलाया है
ईएमए है, जैसे इकोनॉमिकली मोटिवेटेड अडल्ट्रेशन है कि जानबूझ के उसमें सस्ती चीज मिला दी जिससे आपका प्रोडक्ट महंगा बिके, आपको प्रॉफिट ज्यादा मिले, तो वो भी आपका फूड डिफेंस का। लेकिन फूड डिफेंस में क्या चीज है, इंटेंशनली अगर लोगों को, कंज्यूमर को हार्म करने के लिए कोई चीज मिलाई गई है तो उसको हम फूड डिफेंस इशू मानते हैं। अदरवाइज हम एक ईएमए टर्म और होती है, इकोनॉमिकली मोटिवेटेड अडल्ट्रेशन। अभी आगे एक आपको मैं मैट्रिक्स दिखाऊंगा, उस मैट्रिक्स में ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो फूड सेफ्टी इसमें पहला एस्पेक्ट है और सबसे मेजर एस्पेक्ट है। हम हर क्लास के अंदर, हर कोर्स के अंदर फूड सेफ्टी पे ध्यान देने की बात कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के जो कोर्सेज हैं उनमें खास तौर पे जब आपको हेल्थ और हाइजीन सैनिटेशन के बारे में बताते हैं तो हमारा मेन कंसर्न वहां पे फूड सेफ्टी को लेके होता है। क्यों होता है? क्योंकि फूड बॉर्न इलनेसेस हैं वो कभी अभी से शुरू नहीं हुई। जब से ह्यूमन बीइंग, आदमी ने खाना खाना शुरू किया है तो फूड बॉर्न इलनेस तब से रही है। और आज के दिन के कई फूड प्रिपरेशन तरीके जैसे कुकिंग है, कैनिंग है, स्मोकिंग है, फर्मेंटेशन है, ये धीरे धीरे डेवलप हुए हैं जब लोगों को ये पता चला कि अगर ये चीज नहीं करोगे तो उससे बीमार हो जाओगे। तो ये जो प्रोसेसिंग के मेथड्स हैं बेसिकली तभी डेवलप हुए हैं इन बीमारियों से बचने के लिए, जो फूड बॉर्न इलनेसेस हैं उनसे बचने के लिए। आज के दिन हमारे पास कई जो सदियां हैं उनसे हमारे पास जो साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है जिससे अपने को ये पता चला है कि सेफ फूड या सेफ ड्रिंक प्रोडक्ट्स कैसे आपको तैयार करने हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि जैसे ये तो सदा से ही पता थी, लेकिन धीरे धीरे डेवलप हुई है ये साइंस भी। और पिछली जो एक सदी हुई है उस एक सदी के अंदर बहुत सी रेगुलेटरी रिलेटेड डेवलपमेंट्स हुई हैं जब कानून ने इसके ऊपर बहुत ध्यान देना शुरू किया है। तो फूड सेफ्टी साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसके अंदर हैंडलिंग, प्रिपरेशन, स्टोरेज ऑफ फूड को हम डिस्क्राइब करते हैं इन वेज कि हम फूड बॉर्न इलनेसेस को प्रिवेंट कर सकें। तो फूड सेफ्टी बेसिकली is used as a scientific discipline describing handling, कैसे हैंडल करना है फूड को, प्रिपेयर कैसे करना है और स्टोर कैसे करना है ताकि फूड बॉर्न इलनेसेस ना हो। अगर देखो मैं जो बता रहा था कि दो या दो से ज्यादा सिमिलर तरह के इलनेस एक कॉमन फूड के खाने से होती है तो उसको हम फूड बॉर्न डिजीज आउटब्रेक बोलते हैं। एक जैसे खाना खाने से, मान लो हम दो बेसिकली पेशेंट आए हॉस्पिटल में किसी एरिया में और उन्होंने कहा कि हमने फला कंपनी की पैटीज या फला कंपनी के हमने बर्गर खाए थे, मान लो मैकडोनल्ड्स के बर्गर खाए थे और उन बर्गर खाने के बाद उल्टी, दस्त और ये हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी। तो अगर दो से ज्यादा केसेस इस तरीके के हो जाते हैं तो ये मानेंगे कि वो फूड बॉर्न डिजीज आउटब्रेक है। तो इसमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना होता है ताकि आगे हेल्थ हजार्ड ना हो। तो बहुत बार ओवरलैपिंग हो जाती है फूड सेफ्टी और फूड डिफेंस की, क्योंकि मैंने बताया था कि अनइंटेंशनल अगर अडल्ट्रेशन है, अनजाने में अगर हुई है तो उसको हम फूड सेफ्टी मानते हैं, लेकिन अगर जानबूझ के की है तो उसको हम फूड डिफेंस का इशू मानते हैं। तो जब तक हम इस बारे में, मान लो कोई ऐसी डिजीज आउटब्रेक हुआ है, फूड बॉर्न डिजीज आउटब्रेक हुआ है, तो जब तक हम उसके अंदर पूरा उसका फोरेंसिक एनालिसिस नहीं कर लेते तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि अनजाने में हुआ है या जानबूझ के किया गया है। तो एक तरह से उस केस को पूरा स्टडी किया जाता है, तब उसके बाद हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये फूड सेफ्टी का इशू था या फूड डिफेंस का इशू था, इसलिए इसको ओवरलैपिंग मानते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली जिन बातों का हम ध्यान रखते हैं कि मार्केट प्रैक्टिसेस क्या हैं, फूड सेफ्टी कंसिडरेशंस क्या हैं, उनके अंदर भी हम ध्यान देते हैं कि फूड का ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ है ये, फिर इसमें फूड लेबलिंग में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, फूड हाइजीन से रिलेटेड क्या इश्यूज हुए हैं, फूड एडिटिव्स इसमें कौन कौन से डले हैं और इसमें जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज हैं उनकी MRL क्या थी और एक्चुअली इसमें क्या है, और
कोई बायोटेक्नोलॉजी को लेके, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है या नॉन जीएमओ फूड है, और मैनेजमेंट को लेके कोई गाइडलाइंस, या इंपोर्ट को लेके, एक्सपोर्ट को लेके कोई गाइडलाइंस, या जो सर्टिफिकेशन सिस्टम है जैसे ISO 9000 है या ISO 22000 है, FSMS जिसको हम बोलते हैं, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, FSSA 22000 है। तो उन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है जब हम बात करते हैं फूड सेफ्टी की, और उसके बाद आपकी जो फूड सेफ्टी प्लान है वो तैयार होती है इन सारी चीजों को ध्यान में रख के। अब इसमें फूड सेफ्टी के अंदर पहली चीज आती है फूड कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का मतलब होता है कि किसी ऐसी बाहरी चीज का मिलना जो उस सब्सटेंस में नहीं होती यूजुअली। इसलिए फूड कंटेमिनेशन हैपेंस व्हेन फूड्स आर करप्टेड विद अनदर सब्सटेंस। करप्टेड का मतलब कि जो उसमें नहीं है वो उसमें बाहर से मिलाई हुई है, चाहे वो अनइंटेंशनली है तो फूड सेफ्टी का इशू है, इंटेंशनली है तो फूड डिफेंस का इशू है। तो फूड कंटेमिनेशन में कोई भी ऐसी आइटम, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको बाहर से मिलाया गया है फूड के अंदर, जो फूड में बिलोंग नहीं करता, वो प्रोडक्शन के दौरान भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी हो सकता है, पैकेजिंग के दौरान भी, स्टोरेज, सेल्स, कुकिंग प्रोसेस के दौरान भी। और ये फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और एक आजकल रेडियोलॉजिकल और लेने लगे हैं फूड डिफेंस वाले में। ये तो फूड सेफ्टी में है तो रेडियोलॉजिकल का हम इसमें जिक्र नहीं करते, लेकिन फूड डिफेंस में रेडियोलॉजिकल और एक अलग से लेने लगे हैं। अब देखो कि प्रोडक्शन के दौरान ऐसे केमिकल कहाँ से आ सकते हैं। जैसे हाइजीन सैनिटेशन के लिए जो केमिकल होते हैं आपके, ब्लीच है या आपका जो बेंजीन डेरिवेटिव है, फिनाइल है, या दूसरे केमिकल जो साफ सफाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको अधिकतर हम प्रोडक्शन एरिया के अंदर स्टोर कर लेते हैं। बाय चांस किसी से वो स्पिल हो जाए और आपकी प्रोडक्शन लाइन पे आ जाए तो वहां पे गड़बड़ हो सकती है, या जो ग्लास बल्ब्स लगे होते हैं वो फूट जाए, कांच, और वो आपकी प्रोडक्शन लाइन पे गिर जाए, तो वहां से फिजिकल कंटेमिनेशन हो सकती है, केमिकल कंटेमिनेशन। और प्रोडक्शन में अगर मान लो कहीं फंगस लगी हुई है, कहीं पे इंसेक्ट पेस्ट हैं, रोडेंट्स हैं, तो उनसे वो डिजीज के वेक्टर होते हैं, उससे डिजीज जो माइक्रोब्स हैं वो आपके फूड में आ सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अगर ट्रक आपके या जो दूसरे और ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं अगर वो साफ नहीं है तो वहां से कंटेमिनेशन हो सकती है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। जब आप फूड सेफ्टी के इश्यूज पढ़ोगे तो विल फाइंड एन नंबर ऑफ सच केसेस। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में एक आइसक्रीम के अंदर साल्मोनेला की कंटेमिनेशन थी, तो वो कहाँ से आई कि जिस ट्रक में उस आइसक्रीम को लेके जा रहे थे वो ट्रक वो इसके लिए नहीं बना हुआ था, उसमें पहले कोई आपके और दूसरे मीट प्रोडक्ट्स गए थे। चालीस मिनट से ज्यादा चलेगा भैया अपना ये, तो जब ये फ्लो हो जाएगा तब हम इसको फिनिश करेंगे। तो पैकेजिंग के दौरान भी बहुत से केमिकल्स जो हैं लीच हो जाते हैं। स्टोरेज के दौरान भी इंसेक्ट पेस्ट अटैक करते हैं। सेल्स के दौरान कई दिनों तक सामान पड़ा रहा, उसकी जो रैपर है वो कट गया, या उसका जो पैकेजिंग मटेरियल है, या वहां पे पानी आ गया, बाढ़ आ गई, तो उसमें वो सामान खराब हो जाता है। कुकिंग प्रोसेस के दौरान भी बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो उसमें जिस लिमिट में होने चाहिए उस लिमिट से ज्यादा डल जाते हैं। जैसे आप पिकल अगर बना रहे हो तो अचार बनाने में जो आपके प्रेजर्वेटिव्स हैं वो लिमिट से ज्यादा डल गए, या उसके अंदर कंटेमिनेशन होगी माइक्रोब्स की, प्रॉपरली आप उसको किल नहीं कर पाए, ब्लांचिंग आपने प्रॉपर नहीं की, या मिल्क में आपने पास्चराइजेशन प्रॉपर नहीं की, तो जो प्रोडक्शन के दौरान और प्रोसेसिंग के दौरान इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो फिजिकल जो कंटेमिनेशन है, कोई भी फॉरेन बॉडी या ऑब्जेक्ट, एयर है, प्लांट के छोटे छोटे टुकड़े हैं, पीसेस हैं प्लास्टिक के या मेटल के, जब भी कोई ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट फूड के अंदर एंटर करता है वो फिजिकल कंटेमिनेंट कहलाता है। अगर वो बैक्टीरिया है या बायोलॉजिकल नेचर का है तो उसको हम बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन मानेंगे। और बहुत बार क्या होता है, ये फिजिकल कंटेमिनेंट में भी आते हैं और बायोलॉजिकल में भी। तो मेनली फिजिकल में हम जो फिजिकली टफ चीजें हैं उनको इसमें लेते हैं। अब
कॉमन सोर्सेज जो है फिजिकल कंटेमिनेशन के, जो वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं उनके हेयर, या रोडेंट्स अगर वहां पे हैं तो उनके हेयर, उनका एक्सक्रीटा, या ग्लास की फिटिंग्स हैं, अगर वो ग्लास टूट के गिर जाता है, मेटल है जो आपकी प्रोसेसिंग लाइन के अंदर अगर कहीं से मेटल आ जाता है, नट आ जाते हैं, या पेस्ट आपके अगर प्रोडक्शन एरिया में है, या जो काम कर रहे हैं वर्कर उनकी ज्वेलरी का कोई पार्ट गिर जाता है जो वो पहन के रखते हैं, आमतौर पे गले में चेन है, हाथ में अंगूठी वगैरह है, कानों में आप इयरिंग्स वगैरह है, या फिंगर नेल्स अगर बड़े हैं वो टूट के चिप होके गिर जाते हैं, तो ये सारे फिजिकल कंटेमिनेशन में आते हैं। केमिकल के अंदर चाहे नेचुरल है चाहे वो आर्टिफिशियल केमिकल सब्सटेंस है, अगर वो फूड के अंदर मिल जाता है तो उसको हम केमिकल कंटेमिनेंट मानेंगे, केमिकल कंटेमिनेशन कहेंगे। कॉमन सोर्सेज हैं आमतौर पे पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, वेटनरी ड्रग्स हैं, या वाटर से, एयर से या सॉइल के पोल्यूशन से जो हैवी मेटल्स हैं या जो केमिकल्स हैं वो हमारे फूड में पहुंचे हैं। जैसे मान लो कहीं ऐसी एक नहर निकल रही है और उस नहर के अंदर आसपास ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिसके अंदर केमिकल्स जो हैं वो लीच होके या ड्रेन होके उस नहर में आते हैं और उस नहर के पानी का इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन के लिए, और वहां पे ऐसी फसलें उगती हैं, तो उन फसलों का भी वो जो ऐसी केमिकल्स हैं वो पार्ट बन जाते हैं और वो हमारे फूड में आते हैं। कई बार प्रोसेसिंग के दौरान क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाती है, एक जगह केमिकल का इस्तेमाल होता है वो दूसरी जगह पहुंच गया, या फूड पैकेजिंग मटेरियल से बहुत से केमिकल हैं जो लीच आउट होकर फूड में आ जाते हैं अगर प्रॉपरली सही ढंग से पैकेज ना किया गया और प्रोडक्ट को। कोई नेचुरल टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ ऐसी फिशेज हैं या कुछ ऐसे आपके प्लांट मटेरियल हैं जिनमें नेचुरल टॉक्सिन्स होते हैं, अगर उनको डिस्ट्रॉय ना किया जाए, उनको प्रॉपर कुक ना किया जाए तो वो, या प्रॉपरली इवन जिस तरह फिश है पर्टिकुलर सुशी फिश बोलते हैं उसको, कि उसको अगर ढंग से आप उसको काटने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, और जो लाइसेंस्ड शेफ है सिर्फ वही उस फिश को काट सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक छोटी सी पोटली सी होती है जिसके अंदर आपका पॉइजन होता है, उस पॉइजन वाला जो पार्ट है उसको निकालना ढंग से जरूरी होता है। तो नेचुरली भी टॉक्सिन हमारे फूड के अंदर मिलते हैं, या अनअप्रूव्ड फूड एडिटिव्स हैं या अडल्ट्रेंट्स हैं वो हम फूड के अंदर मिलाते हैं तो वो केमिकल कंटेमिनेंट्स में आएंगे। थर्ड है हमारा जो बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन। तो बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन में जो भी ऐसे लिविंग क्रिएचर्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं, रोडेंट्स हैं, पेस्ट हैं या माइक्रोब्स हैं, इनके जरिए कोई भी कंटेमिनेशन होता है तो उसको हम बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन मानेंगे। मेन जो समस्या वाली चीजें हैं वो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है हमारा। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए सिर्फ सबस्ट्रेट चाहिए, नॉन लिविंग सबस्ट्रेट में वो ग्रो कर जाता है। जो वायरल कंटेमिनेशन है इसको ग्रो करने के लिए बेसिकली लाइव ह्यूमन बॉडी या लाइव एनिमल बॉडी चाहिए होती है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये किसी लाइव की जरूरत नहीं है, किसी नॉन लिविंग फूड के ऊपर भी ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे ही पैरासाइट्स हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, तो थ्रू स्लाइवा या जो ड्रॉपिंग्स हैं, ब्लड है या फीकल मैटर है, इसके जरिए फूड में पहुंच जाते हैं। मेनली हमारे लिए कंसर्न जो है, कॉमन कॉज जो है फूड पॉइजनिंग का पूरे वर्ल्ड में, वो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है। अगर कोई भी एनवायरनमेंट जिसमें स्टार्च या प्रोटीन, वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रल पीएच लेवल है और टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, जो डेंजर जोन होता है, अगर वो सिर्फ 20 मिनट तक भी बैक्टीरिया वहां पे रह जाए तो वो उसमें सरवाइव कर जाएगा और वो आगे समस्या का कारण बनेगा। इसमें एक एग्जांपल दिया है 2018 का। अप्रैल मई 2018 में यूएस के 26 स्टेट्स के अंदर आउटब्रेक हुआ था बैक्टीरिया का, ई कोलाई O157H7। ये हेमोराजिक बैक्टीरिया, हेमोराजिक स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई बोलते हैं इसको, या हेमोराजिक ई कोलाई बोल देते हैं, पूरा इसका नाम है ई कोलाई O157H7। तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला अलग अलग स्टेट से, यूमा, अरिजोना जो ग्रोइंग रीजन थे इसके, कि वहां से कंटेमिनेशन हुई है। और जो आउटब्रेक था अप्रैल 10 को स्टार्ट हुआ और ये पूरे यूएस के अंदर पिछले 10 साल के अंदर सबसे बड़ा ई कोलाई का आउटब्रेक था। इसमें एक आदमी की डेथ हुई कैलिफोर्निया में, 14 लोगों के अंदर किडनी फेलियर हुआ
और बहुत से लोग हॉस्पिटलाइज हुए। और इकोलाई के जो कॉमन सिम्टम्स हैं जिससे पता लगता है कि इकोलाई है, उसमें डायरिया, ब्लडी डायरिया, खून आना शुरू हो जाता है, खूनी दस्त जिसको हम बोलते हैं, पेट में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, उल्टी होती है। ये सारे इसके सिम्टम हैं। और रोमेन लेट्यूस, लेट्यूस एक तरह से आपका लंबी पत्तेदार सब्जी होती है जिसको हम सलाद के तौर पे खाते हैं, उसके कारण ये समस्या हुई थी। इस तरह की बहुत सी समस्याएं हुई हैं। तो जो मेजर फूड बॉर्न इलनेस है और उसके कॉज हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हालांकि ये पार्ट आपका माइक्रोबायोलॉजी में कवर हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसको एक बार रिमाइंड करने के लिए। तो मेनली फूड बॉर्न इलनेस है, वो इन्फेक्शियस होती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच सकती हैं और टॉक्सिक होती हैं, जहरीली, जिससे कि हमारे शरीर को नुकसान होता है। ये बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या केमिकल सब्सटेंस जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, चाहे वो कंटेमिनेटेड फूड है, चाहे वो कंटेमिनेटेड वाटर है, तब ये समस्या होती है। फूड बॉर्न पैथोजन, पैथोजन उसको बोलते हैं जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इनके कारण बहुत तेज दस्त लगते हैं या इस तरह के भी इन्फेक्शन हो जाते हैं जिस तरह के मेनिंजाइटिस के अंदर होते हैं, दिमाग के ऊपर असर डालने वाले। केमिकल कंटेमिनेशन के अंदर पॉइजनिंग हो सकती है, बहुत लंबे समय तक बीमारी हो सकती है, जैसे कैंसर है, ये केमिकल कंटेमिनेंट्स के कारण होती है ज्यादातर। ऐसे केमिकल्स जो कैंसर को कॉज करते हैं उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। तो कार्सिनोजेंस हमारी बॉडी में अगर ज्यादा हो जाएं तो उसके कारण कैंसर हो जाता है। तो फूड बॉर्न डिजीज जो है इस तरह की लॉन्ग लास्टिंग डिसेबिलिटी या डेथ का कारण बनते हैं। अनसेफ फूड के अंदर अगर अनकुक्ड फूड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो एनिमल ओरिजिन का है, तो उसमें इस तरह की बीमारी होने के बहुत चांसेस होते हैं। या फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर फीकल मटेरियल, जिस तरह पॉटी है, लैट्रिन है, ओपन में करते हैं डिफिकेशन, वहां से फ्रूट और वेजिटेबल के, क्योंकि खेतों में जाते थे जैसे पहले भी अपने फ्रेश होने के लिए, तो वो खेतों से उनके फीकल मैटर के जरिए अगर वहां पे सब्जियां उगाई हुई, उन सब्जियों के अंदर वो पैरासाइट्स या वो बैक्टीरिया आ जाते थे। और रॉ शेलफिश है जो, वो मरीन बायोटॉक्सिन्स होते हैं उसके अंदर, तो इनको प्रॉपर कुक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दीज आर अनसेफ। अब कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? अब बैक्टीरिया साल्मोनेला है, कैंपाइलोबैक्टर है, और इकोलाई का मैंने बताया था एंटेरो हेमोरेजिक, एंटेरो हेमोरेजिक इकोलाई, इकोलाई O157H7। ये सबसे कॉमन फूड बॉर्न पैथोजेंस हैं जो हर साल लाखों करोड़ों लोगों को बीमार करते हैं, और कई बार ये इतनी तगड़ी बीमारी होती है कि उनकी मौत तक हो जाती है। आमतौर पे जो सिम्टम्स आते हैं, बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, चक्कर आ गए, उल्टी आ गई, पेट में दर्द हो गया और दस्त लग गए, ये कॉमन सिम्टम है। गर्मियों में आप देखना अपने यहाँ इंडिया में भी देहातों में इस तरह की समस्याएं आमतौर पे रहती हैं, और वो हम यही कहते हैं दस्त लगे कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। तो उल्टा सीधा खाने का मतलब यही कि गर्मियों में जो सामान है वो टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होने के कारण वो सामान जल्दी खराब होना शुरू हो जाता है, और उसके अंदर खराब होने का मतलब कि उसके अंदर जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है, तो वहां से ये समस्या चलती है। अब साल्मोनेलोसिस या साल्मोनेला एग्स के अंदर, पोल्ट्री के अंदर, या दूसरे जो एनिमल ओरिजिन के जो प्रोडक्ट हैं उनके अंदर होता है मेनली। और कैंपाइलोबैक्टर मेनली रॉ मिल्क से, या रॉ या अनकुक्ड पोल्ट्री है उससे, या पानी से, उससे आपका कैंपाइलोबैक्टर पास ऑन हो सकता है बॉडी में। और जो इकोलाई O157H7 है, एंटेरो हेमोरेजिक इकोलाई है, ये अनपास्चराइज्ड मिल्क, अंडरकुक्ड मीट और फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल से हमारी बॉडी में पहुंचता है। लिस्टीरिया जो है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर मिसकैरेज का और न्यूबॉर्न बेबीज की डेथ का मेजर कारण है लिस्टीरिया इन्फेक्शन। ये बहुत कम होता है, लेकिन जब भी होता है लिस्टीरिया ये सीवियर होता है, और बहुत बार इसके फेटल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, यानी डेथ होती है इसमें। यंग बच्चों में खासतौर पे जो इन्फेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं या एल्डरली हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो ये लिस्टीरिया जो होता है कम होता है, लेकिन
ये डेडली होता है। और लिस्टीरिया कहाँ पे मिलेगा? अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स में और रेडी टू ईट फूड्स में, और ये इवन जो आपके रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर है उस पर भी ग्रो होता रहता है। तो लिस्टीरिया थोड़ा सा गर्मियों में, अगर बच्चे हैं आपके घर में तो वो एक कंसर्न है कि कोई भी आप डेयरी प्रोडक्ट या फ्रूट वेजिटेबल अगर आप यूज कर रहे हैं तो सिर्फ फ्रिज में रख के उसके बारे में श्योर ना हो जाए। एक मिनट। हेलो, हाँ मोहित, मेरी क्लास चल रही है अभी। हाँ, मेरे पास 6 पार्टिसिपेंट्स हैं फिलहाल। बिल्कुल, जिनकी अटेंडेंस ऑनलाइन प्रॉपर रहेगी उनको देंगे ट्रेनिंग लेटर, बाकी अपने 1 साल दोबारा लगवाओ उनका। ना ना, वो बिल्कुल सही है, इनको लेटर इन देंगे। मेरे पास फिलहाल पांच पांच दिखा रहा है ये। अंकुश है, संदीप कुमार है, मनोज है, सचिन बिश्नोई है, रजत है, और एक आधा और है शायद, एक अमित खान है। कोई बात नहीं, 1 साल लगेगा तब सीरियस ले लेंगे। ठीक है, ओके, अब की बार करो इनका इलाज करो। ठीक। तो भाई नेक्स्ट जो है विब्रियो कॉलेरा, जिससे कॉलेरा या बीमारी होती है, ये कंटेमिनेटेड वाटर से हो सकती है। इसके सिम्टम भी वही हैं, पेट में दर्द है, उल्टी है, या पानी वाले दस्त हैं। इनसे क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में और डेथ हो जाती है अगर ओआरएस का घोल और पानी उबला हुआ ना लिया जाए। राइस, वेजिटेबल, मलट ग्रुअल या दूसरे सी फूड हैं, इनसे कॉलेरा आउटब्रेक हो सकता है। कुछ एंटी माइक्रोबियल्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वो जरूरी हैं इन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। लेकिन अगर इनका ओवर यूज या मिस यूज करें वेटनरी में चाहे ह्यूमन मेडिसिन में, उसके कारण रेजिस्टेंट हो जाते हैं ये बैक्टीरिया, और फिर इनकी इलाज करने में समस्याएं आती हैं। अब जो ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं वो फूड चेन में थ्रू एनिमल्स एंटर कर जाते हैं, जैसे साल्मोनेला आ जाता है चिकन्स के थ्रू। तो एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है वो भी एक थ्रेट है मॉडर्न मेडिसिन के लिए, हमारे लिए। सेकंड नंबर पे है वायरस। वायरसेस के अंदर नोरा वायरस से नौजिया, वोमिटिंग बहुत तेज एकदम, वाटरी डायरिया और पेट में दर्द। हेपेटाइटिस ए के कारण लॉन्ग लास्टिंग लिवर डिजीज होती है, लिवर फेल हो जाते हैं बहुत बार हेपेटाइटिस में। और ये होता है आमतौर पे रॉ या अंडर कुक्ड सी फूड अगर खा रहे हैं, या कोई भी कंटेमिनेटेड रॉ प्रोड्यूस हम ले रहे हैं, तो उसके कारण से हेपेटाइटिस ए हो जाता है। और जो फूड हैंडलर हैं अगर वो इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस ए से, तो उसके द्वारा भी हेपेटाइटिस ए प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है और वो अपने कंज्यूमर के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट वन, पैरासाइट्स। बहुत ऐसे पैरासाइट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर रहते रहते वो हमारा जो बॉडी का खाना है उसको कंज्यूम करते रहते हैं और हमारी बॉडी के अंदर बीमारी भी पैदा करते हैं। जैसे फिश बॉर्न ट्रमेटोड्स हैं, ये फूड के थ्रू ही ट्रांसमिट होते हैं। टेप वर्म्स हैं जिसको हम फीता कृमि बोलते हैं, इसमें इक्नोकोकस स्पीशीज है या टीनिया सोलियम है। पॉक से होता है टीनिया सोलियम, जो सुअर का मीट खाते हैं अगर वो कच्चा खाएं तो उनसे ये टीनियासिस प्रॉब्लम होती है। दूसरे जो पैरासाइट्स हैं वो एस्केरिस है, क्रिप्टोस्पोरिडियम है, और एंटीमीबा हिस्टोलेटिका है या जियार्डिया है। ये फूड चेन के अंदर वाया वाटर या सॉइल हमारे फूड में पहुंचते हैं और जो फ्रेश प्रोड्यूस है उसको कंटेमिनेट करते हैं। नेक्स्ट आर प्रायंस। प्रायंस बेसिकली ये प्रोटीन मॉइटीज होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं प्रोटीन के बने हुए, और न्यूरो डिजेनरेटिव जो डिजीज हैं जो दिमाग के ऊपर अटैक करती हैं, जैसे बीएससी है,
जिसको हम मेड काउ डिजीज बोलते हैं, वो बोवाइन स्पॉर्म इंसेफेलोपैथी है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSC या मेड काउ डिजीज। ये प्राइन डिजीज है बेसिकली कैटल के अंदर, और इसके अंदर जो क्रूसफिल जैकब डिजीज है ह्यूमंस के अंदर होती है, वो इसी के वेरिएंट के कारण होती है। तो कोई भी ऐसा एनिमल प्रोडक्ट, बोवाइन प्रोडक्ट जिसके अंदर रिस्क मटेरियल है, ब्रेन टिश्यू है, खास तौर पे जो बेजा खाते हैं लोग, बेजा फ्राई वगैरह, तो उसके अगर उसको प्रॉपरली कुक ना किया गया हो तो ये प्राइन्स उसके जरिए पहुंच के और ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। लास्ट जो कैटेगरी है वो हमारी है केमिकल्स की। केमिकल्स बहुत जगह से हमारे फूड के अंदर पहुंचते हैं, चाहे वो नेचुरली अकरिंग टॉक्सिन्स हैं या एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं। नेचुरली अकरिंग में माइकोटॉक्सिन्स हैं, ऐसे टॉक्सिन्स जो फंगस प्रोड्यूस करती है उसको माइकोटॉक्सिन्स बोलते हैं। कुछ मरीन बायोटॉक्सिन्स हैं, जैसे अभी मैं एक फिश का एग्जांपल दे रहा था, उसके अंदर टॉक्सिन्स मिलते हैं। कुछ सियानोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो पॉइजनस मशरूम्स के अंदर मिलते हैं अगर वो मशरूम हम खा लें। जो व्हाइट बटन मशरूम है इसमें पॉइजन नहीं होता, लेकिन मशरूम की बहुत सी वैरायटीज हैं और बहुत सी जो वाइल्ड वैरायटी मशरूम्स हैं उसके अंदर पॉइजन होता है। तो इसलिए मशरूम वाइल्ड से अगर तोड़ो तो आपको इंश्योर होना चाहिए कि उसके अंदर पॉइजन नहीं हो। स्टेपल फूड्स हैं, कॉर्न है, सीरियल्स है, इसके अंदर बहुत हाई लेवल पे माइकोटॉक्सिन्स मिलते हैं, अफ्लाटॉक्सिन्स हैं, अफ्लाटॉक्सिन्स हैं, जो कि ग्रेन के ऊपर जो फंगस लग जाती है वो प्रोड्यूस करती है ये टॉक्सिन्स। अगर बहुत ज्यादा दिनों तक या बहुत ज्यादा देर तक हम इस तरीके के प्रोडक्ट खाते रहें जिसमें टॉक्सिन्स हों तो हमारे इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, नॉर्मल डेवलपमेंट में समस्या पैदा करते हैं और इवन इनसे कैंसर तक हो जाता है। पीओपीज बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो धीरे धीरे करके एनवायरनमेंट में और हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते रहते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं डाइऑक्सिन्स हैं या पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स हैं, PCBs जिनको बोलते हैं। ये ऐसे अनवांटेड बाई प्रोडक्ट हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के या वेस्ट इंसिनरेशन के, जो हमारी बॉडी में पहुंच के हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। पूरे वर्ल्ड में एनवायरनमेंट में ये मिलते हैं और धीरे धीरे एनिमल फूड चेन के अंदर ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं। डाइऑक्सिन्स बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं और रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, इम्यून सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं और हमारे जो हार्मोनल सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करते हैं और साथ में कैंसर कॉज कर सकते हैं। हैवी मेटल्स हैं जैसे लेड है, कैडमियम है, मरकरी है, ये न्यूरोलॉजिकल या दिमाग की जो बीमारी है वो पैदा कर सकते हैं या किडनी को डैमेज कर सकते हैं। तो जो कंटेमिनेशन है हैवी मेटल से वो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, सॉइल के थ्रू, तीनों तरीकों से हो सकती है। अब इन चीजों को कम से कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो 5 की प्रिंसिपल्स हैं फूड हाइजीन के WHO के अकॉर्डिंग, वो हमें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले, प्रिवेंट कंटेमिनेटिंग फूड विद पैथोजन स्प्रेडिंग फ्रॉम पीपल, पेट्स एंड पेस्ट। तो फूड को कंटेमिनेट होने से बचाना और साथ में आगे जो पैथोजेंस हैं जाने से उनको रोकना, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे उनके पेट्स हैं, चाहे जो पेस्ट हैं, जो आपके जिस तरह फ्लाइज हैं या जो आपके रोडेंट्स हैं, तो इनमें जाने से रोकना। रॉ और कुक्ड फूड को अलग से प्रोसेस करना और इनकी क्रॉस कंटेमिनेशन को रोकना। फूड को इस तरीके से कुक करना, पकाना कि इसका टाइम और सही टेम्परेचर हो पैथोजेंस को किल करने के लिए, इसको आपको फॉलो करना। जो फूड है उनको प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर करना, जिस टेम्परेचर पे स्टोर करने के लिए हिदायत हो उस फूड को उसी पे स्टोर करना, उससे कम या ज्यादा मत ना रखना। जो भी पानी है और वो सेफ होना चाहिए और जो भी रॉ मटेरियल है वो भी सेफ होने चाहिए। तो ये 5 जो हैं हाइजीन के प्रिंसिपल्स हैं जो WHO ने दिए, हमें फूड सेफ रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा 7 प्रिंसिपल्स दिए हैं सेफ फूड सप्लाई चेन के लिए, हर कॉर्पोरेट या हर इंडस्ट्री के लिए। हैसप के अंदर जो हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है उसमें सारे जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो बताए गए हैं जिससे कि हम इंश्योर कर सकें कि फूड क्वालिटी हमारी सेफ, बढ़िया है। और
हमारी जो फूड सप्लाई चेन है वो भी सेफ है और जिस लेवल पे उसको रखा गया है सेफ्टी के, उस लेवल पे वो काम कर रही है। इसके अलावा पूरी फूड सप्लाई चेन के अंदर 7 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल ये है जो फूड सेफ फूड सप्लाई चेन के हैं कि कॉरपोरेट जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन की सीनियर मोस्ट पोजीशन है वो रेस्पॉन्सिबल है। पीछे एक पीनट कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका एक बड़ा ऐतिहासिक केस हुआ था, 10 साल वो केस चला था। उसके बाद जो उस कंपनी की सीईओ थी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी, उसको 10 साल की जेल हुई। तो वो बहुत बड़ा फैसला था जिसमें किसी भी कंपनी की सीईओ को जेल हुई थी। तो कि हर एक कंपनी है जो टॉप लेवल है उसका मैनेजमेंट, वो जिम्मेवार है, उसको अपनी जिम्मेवारी उठानी है। क्योंकि कहाँ कितना पैसा लगेगा, कहाँ कितने रिसोर्सेज लगेंगे, ये सिर्फ कॉरपोरेट ही डिसाइड करता है। तो इसलिए वो जिम्मेवारी भी उनकी बनती है। फिर जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको कहाँ से उनके पास कौन सा मटेरियल आया था, किस लॉट में डला था, क्या उससे एंड प्रोडक्ट बना था, क्या लॉट नंबर था, ये सारी ट्रेसेबिलिटी हर एक फूड बिजनेस ऑपरेटर की है और उसको इसके सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रेडी रखने होते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है कि जो रेगुलेटरी बॉडी है वो फटाफट आइडेंटिफाई कर सके कि सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन क्या रहा है, और अगर रिकॉल करने की जरूरत है प्रोडक्ट को तो किस पर्टिकुलर बैच को आपको रिकॉल करना है, ना कि सारे के सारे प्रोडक्ट को वापस बनाना है। फिर जो भी ऑफिशियल फूड कंट्रोल्स हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई भी फेडरल है या स्टेट की हैं, ईयू के अंदर हैं, यूएस के अंदर हैं या इंडिया के अंदर हैं, तो उसके अंदर रिस्क ओरिएंटेड रिव्यूज करते रहना है टाइम टू टाइम, और सैंपल कलेक्ट करते रहना है और रेगुलर इंस्पेक्शंस करनी है, ताकि आप ये श्योरिटी से कह सको कि जो भी आपके कंट्रोल्स हैं वो सही ढंग से काम कर रहे हैं। फोर्थ वन है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, कि हमेशा प्रिकॉशनरी मेजर रखने हैं। अगर जहां पे आपको लगता है कि उन प्रिकॉशनरी मेजर से आपके फूड सेफ्टी के रिस्क कम हो जाएंगे, और इन प्रिकॉशनरी मेजर्स को भी टाइम टू टाइम रिव्यू करना है जो भी आपके पास साइंटिफिक डाटा है उससे, ताकि अगर उनकी लिमिट को कम या ज्यादा करने की जरूरत है तो वो आप कर सको। फिफ्थ वन है इंडिपेंडेंट साइंटिफिक रिस्क असेसमेंट। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि हम अपनी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमें लगता है सारी चीजें सही हैं, लैब वालों को हमने क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेवारी दी हुई है, उनको लगता है सारी चीजें सही हैं, प्रोडक्शन वालों को सारी चीजें सही लगती हैं, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि थर्ड पार्टी से कोई भी जो इस साइंटिफिक रिस्क असेसमेंट को करने में कैपेबल है उसको आप काम पे लगाओ, और उससे इंडिपेंडेंटली कोई पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। वो साइंटिफिकली आपको इन्वेस्टिगेट करके बताए और असेस करके बताए कि आपके फूड प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ कितना कितना रिस्क है जो ह्यूमन हेल्थ को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके बाद है सेपरेशन ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क असेसमेंट एक अलग चीज है और रिस्क मैनेजमेंट एक अलग चीज है, क्योंकि इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। रिस्क असेसर ने तो आपको बता दिया कि यहाँ यहाँ इतना इतना रिस्क है, लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बेसिकली आपकी मैनेजमेंट को लेना है, और उसके लिए कुछ आपको टास्क्स बढ़ानी पड़ेंगी, कुछ आपको हो सकता है मशीन्स नहीं लेनी पड़े, कुछ इक्विपमेंट लेने पड़े, तो उसमें पैसा लगता है। तो असेसमेंट वाला काम जो है वो अलग करे बंदा, और मैनेजमेंट वाला अलग करे। असेसमेंट वाले पे किसी तरह का कोई दबाव ना हो, और मैनेज करने वाले को सभी तरीके से छूट दी जाए कि जो बेस्ट पॉसिबल चीजें हैं वो इम्प्लीमेंट करें। और लास्ट वन है ट्रांसपेरेंट रिस्क कम्युनिकेशन, कि कोई भी समस्या है पब्लिक को जल्दी से जल्दी बताओ, और इस तरीके से बताओ कि उसको वो सारी चीजें क्लियर हो जो वो जानना चाहता है, कि भाई किस प्रोडक्ट में समस्या है, क्या समस्या है, किस लेवल की इससे दिक्कत हो सकती है, कौन सा लॉट नंबर था, उस लॉट का साइज कितना बड़ा था, या पैकेज का साइज क्या था, बल्क पैक था या रिटेल पैक था। तो अगर किसी एक जगह पे ये सारी
जिस तरह CDC है, सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल है यूएस के अंदर, तो उसकी साइट के ऊपर आपको फूड रिकॉल से रिलेटेड जितने भी या FDA की साइट पे आपको फूड रिकॉल से रिलेटेड जितने भी उनकी रिकॉल बनती हैं उस दिन की, उसकी लिस्ट मिलती है, उसमें ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती हैं। इसके बाद क्यों जरूरी है फूड सेफ्टी, और अगर फूड सेफ्टी में कहीं नॉन कंप्लायंस आती है, आपको जो चीज करने के लिए कहा गया है और आप वो चीज नहीं कर रहे हैं, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस या उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं। फाइनेंशियली भी और एथिकली भी। एथिकली मतलब कि आपको, ये आपकी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये काम आपको करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फूड सेफ्टी दोनों ही नजरियों से। अगर आप फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं करते हैं तो इसके कई गुना नुकसान होते हैं। वो कैसे हैं वो आपको बताएंगे अभी। एक तो अगर आपको प्रोडक्ट वापस मंगवाना पड़ गया, तो जितना प्रोडक्ट आपने भेजा था उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर टाइम, प्लस वो वापस मंगवाना है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर टाइम, प्लस आपकी रेपुटेशन, प्लस वो पैसा, और पब्लिक जो रिलेशन क्राइसिस होते हैं उस टाइम पे आपको पूरी प्रोसेस के अंदर जो चेंज करना होता है, जैसे सैनिटाइजेशन करना है पूरे प्लांट को, जब तक आप नेगेटिव नहीं आ जाते उस टेस्ट के अंदर तब तक आपको प्लांट रन नहीं करना है, तब तक सिर्फ मटेरियल आपका उसके अंदर प्रोसेस होता रहेगा और वो मटेरियल फिर आपको डंप करना है। और इस तरह की इतनी फूड ये कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि कोई भी आदमी नहीं चाहता कि फूड सेफ्टी रिलेटेड कोई इशू उसकी कंपनी में खड़ा हो। तो सबसे पहले तो फूड रिकॉल्स की जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ी है, चाहे वो इंडिया हो चाहे यूएस हो। आमतौर पे एवरेज में अगर कोई भी एक फूड रिकॉल यूएस के अंदर डायरेक्ट या इमीडिएट अगर उसकी मेजरेबल कॉस्ट निकालें तो $10 मिलियन एक कंपनी को एक फूड रिकॉल की कॉस्ट पड़ती है। $10 मिलियन का मतलब हो गया $1 करोड़, यानी इंडिया के आज के हिसाब से 70-75 करोड़ रुपए सिर्फ एक फूड रिकॉल की कॉस्ट है एक कंपनी को। और फूड के अंदर जो बिजनेस मार्जिन है वो बहुत कम होता है। अगर 1-2 रिकॉल साल में हो जाए और ठीक ठीक सी कंपनी भी हो तो वो उसको भी बहुत जल्दी बैंकरप्ट होना पड़ता है। तो जो इसलिए एक तो कॉस्टली अफेयर है, दूसरा कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है उस कंपनी के ऊपर। एक बार अगर मान लो जिस तरह मैगी वाला इशू हुआ था, एक बार इशू हुआ था, उसके बाद से आज तक मैगी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई है जो उस टाइम पे था। पेप्सी कोक का एक बार इशू हुआ था पेस्टिसाइड रेजिड्यूज का, दोबारा उनकी सेल उतनी नहीं हो पाई है अब तक। तो जो ये कंज्यूमर लॉस है, कंज्यूमर ट्रस्ट लॉस है बेसिकली, ये बड़ा असर डालता है कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे। और कुछ सर्वेज में बताया गया है कि 21% तक कंज्यूमर ये बोलते हैं कि वो उस मैन्युफैक्चरर का उस प्रोडक्ट को दोबारा कभी नहीं खरीदेंगे, यानी 20%, 21% आपके जो कस्टमर हैं वो गए एक ही इंसिडेंट से। ह्यूमन कॉस्ट, अगर मान लो कोई जान चली जाती है तो उसके बदले में बहुत हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ती है, प्लस वो तो होगी कंपनी के लिए, प्लस उस ह्यूमन बीइंग के कारण जो प्रोडक्टिविटी लॉस हुआ, जो वो अपनी जिंदगी में रहते हुए जो कुछ कर सकता था उसको आप कभी भी मेजर नहीं कर सकते। छोटे बच्चों पे इसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है इन बीमारियों का, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, तो इसका बड़ा रिपल इफेक्ट पड़ता है। अब मान लो जिस बंदे का बच्चा गया किसी प्रोडक्ट के कारण, तो वो उसके रिश्तेदार, उसकी फैमिली कभी भी पूरी उम्र वो प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, इतना बड़ा एक ट्रॉमा हो जाता है। तो ऐसे मल्टीपल इफेक्ट पड़ते हैं। तो फूड सेफ्टी जो है बेसिकली एक मेजर कंसर्न है और इसको हर तरीके से आपको इंश्योर करना है कि आपका प्रोडक्ट सेफ हो कंज्यूमर के लिए। नेक्स्ट है आपका फूड डिफेंस।
फूड डिफेंस की आपको प्रोटेक्ट करना है फूड प्रोडक्ट को फ्रॉम इंटेंशनल कंटेमिनेशन या अडल्ट्रेशन से, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, केमिकल हो, फिजिकल हो या रेडियोलॉजिकल एजेंट्स हो, जिनको इंट्रोड्यूस करने का आपकी फूड के अंदर मतलब नुकसान पहुंचाना है, इंटेंशनल, जानबूझ के। तो इसके अंदर फिजिकल, पर्सनल और ऑपरेशनल सिक्योरिटी, ये तीनों का ध्यान रखा जाता है। इसमें 4 कैटेगरी हैं बेसिकली। उनमें से एक आपकी फूड डिफेंस है, जो नीचे आपको फूड रिस्क मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है। इस मैट्रिक्स को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट जो रोज हैं आपको वो दिख रही हैं कॉन्सिक्वेंसेज, और कॉलम जो है वो आपको दिख रहे हैं एक्शन। कॉन्सिक्वेंसेज में अगर गेन इकोनॉमिक है तो फूड क्वालिटी या फूड फ्रॉड से रिलेटेड वो रिस्क है। अगर उसका कॉन्सिक्वेंस हार्म पहुंचाना है पब्लिक हेल्थ को या इकोनॉमी को या टेरर, तो वो फूड सेफ्टी या फूड डिफेंस से रिलेटेड इशू है। फूड सेफ्टी से रिलेटेड इशू कब है कि हार्म तो है लेकिन अनइंटेंशनल है, अनजाने में हुआ है, तब तो वो फूड सेफ्टी है। लेकिन पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमिक या टेरर, इस तरीके का हार्म है और वो जानबूझ के कर रहा है, तो ये फूड डिफेंस इशू है। जानबूझ के कोई कुछ चीज मिला रहा है इकोनॉमिक गेन के लिए तो वो फूड फ्रॉड है, और अनजाने में इकोनॉमिक गेन हो रहा है उसका, तो वो फूड क्वालिटी से रिलेटेड इशू है। तो ये इस फूड मैट्रिक्स का, जिसमें ये चारों टर्म फूड क्वालिटी, फूड फ्रॉड, फूड सेफ्टी और फूड डिफेंस, इनकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। फूड फ्रॉड का मतलब कि भाई आप जानबूझ के इकोनॉमिक गेन के लिए कोई ऐसी चीज मिला रहे हैं जो सस्ती है, जिसका आपको रेट ज्यादा मिल जाएगा। जैसे सिंपल एग्जांपल, दूध में पानी मिलाना। फूड क्वालिटी के अंदर प्रॉफिट ड्रिवन हो सकता है, लेकिन इसमें किसी का हार्म पहुंचाना किसी को हमारा इसमें इंटेंशन नहीं होती। तो ये जो टर्म्स हैं, फूड सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, क्वालिटी, फ्रॉड, तो ये थोड़ा सा एक दूसरे से कन्फ्लेटेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग हैं, वो थोड़ा समझने की जरूरत है। फूड सेफ्टी के अलावा जो फूड डिफेंस है वो भी प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, मिटिगेशन, रेस्पॉन्स और रिकवरी, इन सभी को लेके काम करता है इंटेंशनल एक्ट ऑफ अडल्ट्रेशन में, जहां पे जानबूझ के अडल्ट्रेशन की जा रही है फूड के अंदर। उसमें फूड डिफेंस के इवेंट किस टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। या डिसग्रंटेड एम्प्लॉय करता है उनको, यानी जो एम्प्लॉय वहां से नाराज है और नुकसान पहुंचाना चाहता है कंपनी को, वो करता है कोई ऐसी गड़बड़। या कोई अंदर का ऐसा इनसाइडर जो उस कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। या कोई ऐसा एडवर्सरी जिसका स्पेसिफिक गोल है माइंड में कि भाई इसमें ये चीज मिला दूंगा तो इतने लोग बीमार पड़ जाएंगे, और फिर मैं लिख दूंगा कि हाँ भाई इसके लिए हम जिम्मेवार हैं, तो हमारी जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके के फूड डिफेंस इवेंट होते हैं 3 टाइप। इनका बेसिकली पब्लिक के ऊपर, कंपनी की ब्रांड के ऊपर, कंपनी के नाम के ऊपर, और पूरी जो सोसाइटी है उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर, उस पर बड़ा साइकोलॉजिकल असर या सोशल असर पड़ता है जैसा भी इवेंट होता है। जैसे कोई भी टेरर अटैक मान लो हुआ और उसका किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऊपर जिम्मेवारी ले ली जो इस्लामिक ग्रुप से रिलेटेड है, तो उसका असर क्या पड़ता है कि सभी मुस्लिम बुरे हैं, ऐसा लोग सोचने लग जाते हैं। तो इस तरीके के बहुत से साइको सोशल जो हमारी स्टेबिलिटी है उसको डिसरप्ट करती हैं ऐसी चीजें। तो इवेंट्स में सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल सैबोटेज है कि 2 इंडस्ट्रीज हैं, एक दूसरे की कंपटीटर हैं, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को बर्बाद करना चाहती है ताकि वो अकेली रह जाए और फिर सारा प्रॉफिट कमाए। तो वो वहां पे कोई एम्प्लॉय एक दूसरी इंडस्ट्री के अंदर ऐसा है जो उससे नाराज है, तो उसके द्वारा, या कोई इनसाइडर भेज के वहां पे कंपटीटर उसके द्वारा ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करवाए उस कंपनी में
जिससे कि प्रोडक्ट उनको रिकॉल करना पड़े और उनको फाइनेंशियल लॉस और वो कंपनी बैंकरप्सी में चली जाए, कंगाल हो जाए। तो वो तभी होता है जब बहुत बड़े लेवल पे पब्लिक हार्म हो या इलनेस हो। तो इस तरीके के जो लोग हैं उनका आमतौर पे यही मकसद होता है, क्योंकि इनसाइडर जो भी हैं या वहाँ का जो एम्प्लॉय है उसको पता है कि किस तरीके से चेक पॉइंट्स को बाईपास करना है, प्लांट की लेआउट क्या है, कहाँ कौन बंदा कब ड्यूटी पे नहीं होता, कहाँ किस तरीके का मटेरियल डालोगे तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, और सिक्योरिटी जो भी कंट्रोल्स हैं उनको बाईपास करके वो बाहर चला जाएगा प्रोडक्ट और उसके कारण समस्या हो जाएगी। तो इसमें एक एग्जांपल दिया बड़ा अच्छा। ये एक फ्रोजन फूड कंपनी थी जापान की, सब्सिडरी थी मारुहा निचिरो की। इसने एक मेलाथियान नाम का जो पेस्टिसाइड होता है उस फ्रोजन फूड के अंदर मिक्स कर दिया था, और वो एक ऐसे एम्प्लॉय ने मिलाया था जो डिससेटिस्फाइड था उसकी पे और बेनिफिट से। इस कंटेमिनेशन के कारण 6.4 मिलियन टेंटेड प्रोडक्ट मार्केट से वापस रिकॉल करना पड़ा था कंपनी को, जिसके कारण 1800 लोगों की जिंदगी के ऊपर असर पड़ा था और फूड क्वालिटी के ऊपर से पब्लिक का भरोसा उठ गया था। सेकंड वन इज टेररिज्म। टेररिस्ट का मेनली टारगेट यही रहता है कि वो बड़े से बड़े लेवल पे हार्म पहुंचाए ताकि लोगों का जो उस देश का फूड सिस्टम है उसके ऊपर से विश्वास उठ जाए। पहला बड़ा जो मॉडर्न यूएस हिस्ट्री में मानते हैं टारगेट फूड अटैक, वो 1984 का रजनीश आश्रम के लोगों के द्वारा बायो टेरर अटैक था, जिसमें 751 जो इंडिविजुअल्स थे उनको पॉइजन किया गया था डैलस में, ओरेगन में। यही इनका कम्यून होता था ओशो रजनीश का। तो उसके जो लोग थे या उसके जो अनुयायी थे उन्होंने सैलेड बार्स को साल्मोनेला से कंटेमिनेट कर दिया था, और जो वास्को काउंटी के इलेक्शंस थे उनको इफेक्ट करने के लिए, ताकि लोग कम से कम जा पाए और इन इलेक्शंस में इनकी जीत हो जाए, और ये अपने कम्यून की बाउंड्री को बढ़ाने के लिए कुछ फैसले लेना चाहते थे। ऐसे ही कोई बिजनेस गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज कराना चाहता था दूसरे बिजनेस को थ्रेटन करके। 2014 का जो एक्सटॉर्शन थ्रेट था न्यूजीलैंड मिल्क एंड इन्फेंट फार्मूला के अगेंस्ट, जेरेमी हमीश कैर एक बिजनेसमैन था जो साइनाइड बेस्ड पॉइजन फेराटॉक्स नाम से पॉसम्स वगैरह को किल करने के लिए न्यूजीलैंड में, उसने डेयरी प्रोड्यूसर फॉन्टेरा और जो फेडरेटेड फार्मर्स थे उनके इन्फेंट फार्मूला और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स में वो पॉइजन मिला देगा, मोनोफ्लोरोएसिटेट्स 1080। अगर उन्होंने न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को 1080 यूज करने के लिए मना नहीं किया, तो जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन जो पॉसम्स को कंट्रोल करने के लिए न्यूजीलैंड में यूज करता था। ये सैम्पलिंग प्लान स्टैटिस्टिकल थी, तो कोई भी मलिशियस अटैक अगर एक्ट होता तो उसका पता चल जाता। तो इसलिए हर एक जगह पे जो सिंगल टैंकर है मिल्क का उसका भी सैंपल लिया गया, और सिंगल बैच था इन्फेंट फार्मूला का 1080 की प्रेजेंस के लिए उनका भी सैंपल लिया गया, जब तक कि ऑफेंडर को पकड़ नहीं लिया गया। अब जेरेमी कैर को इसके लिए ब्लैकमेल के लिए गिल्टी पाया गया और उसको 8.5 साल की जेल। तो इस तरीके के बहुत से एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल मोटिवेशन के कारण या टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने गेन के कारण इस तरह के काम करते हैं। लास्ट वन जो है ये है इकोनॉमिकली मोटिवेटेड अडल्ट्रेशन। कोई समस्या आ रही है क्या? आवाज ठीक आ रही है? हाँ भाई। यस सर, आवाज आ रही है सर। तो ईएमए का सीधा मतलब ये है कि पैसे के लिए कोई चीज ऐसी सस्ती मिलाना, घटिया मिलाना
कि आपका प्रॉफिट बढ़े। दूध में मिलावट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे पुराना एग्जाम्पल है। तो एफडीए की जो वर्किंग डेफिनेशन है, ईएमए बोलते हैं इसको, इकोनॉमिकली मोटिवेटेड अडल्ट्रेशन, कि कोई भी फ्रॉडुलेंट जानबूझ के सब्स्टिट्यूट करना या जानबूझ के ऐसा प्रोडक्ट सब्सटेंस मिलाना किसी भी प्रोडक्ट में जिससे कि उस प्रोडक्ट की अपरेंट वैल्यू बढ़ जाए और कॉस्ट है जो प्रोडक्शन की वो कम आ जाए, तो इससे अपना जो इकोनॉमिक गेन है वो ज्यादा होगा। तो फ्रॉडुलेंट तरीके से जानबूझ के ऐसी चीज को मिलाना या घटाना। अब क्रीम निकाल लो दूध में से, उसकी वैल्यू ज्यादा है, लेकिन क्रीम अगर निकल गई तो फैट परसेंटेज, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी। तो ये सारे जो काम है ये आपके ईएमए के अंडर आते हैं। ईएमए में जितनी भी अडल्ट्रेशन है वो अधिकतर ईएमए में आती है, क्योंकि अडल्ट्रेशन का मेन मकसद प्रॉफिट कमाना रहता है। जैसे कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है ड्रग का, फिनिश्ड प्रोडक्ट में मिला लेना, या जो जूस है कंसंट्रेट की बजाय उसके अंदर पानी मिला देना, तो किसी भी तरीके से आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं, वो आपका ईएमए है, इकोनॉमिकली मोटिवेटेड अडल्ट्रेशन है। ये भी एक टाइप का फूड फ्रॉड है। आमतौर पे फाइनेंशियल एडवांटेज इसका मेन मकसद होता है। ये एक बड़ी अच्छी केस स्टोरी है, 2016 में लेटेस्ट केस स्टोरी है ये। एक रेस्टोरेंट वाला था, उसने अपनी करी के अंदर आमतौर पे वो मिलाते थे नट पाउडर, यानी आपका आमंड पाउडर, बादाम का पाउडर मिलाते थे, लेकिन उसने अपनी कॉस्ट कम करने के लिए उसके अंदर पीनट पाउडर मिलाया, ग्राउंडनट पाउडर मिलाया। तो जिस बंदे ने उस करी को खाया उसको पीनट से एलर्जी थी, और उस प्रोडक्ट के ऊपर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था पीनट, क्योंकि रेसिपी के अनुसार तो उसमें आमंड होने चाहिए, लेकिन उस बंदे को पीनट से एलर्जी थी। तो जब उसने वो पीनट करी खाई तो एलर्जिक रिएक्शन हुआ और उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। तब पता चला कि उसके अंदर तो पीनट थी और उससे एलर्जी हुई और उसकी डेथ हो गई। ऐसे ही हॉर्स मीट स्कैंडल था, ऐसे ही मेलामाइन कंटेमिनेशन स्कैंडल था, साल्मोनेला आउटब्रेक था पीनट कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका में। ये क्लासिक एग्जाम्पल हैं ईएमए के। तो इन जब चीजों को आप पढ़ते हो, रोज अखबारों में आती हैं, सबसे जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है ये सबसे महंगा होता है, तो इसमें दूसरे ऑलिव ऑयल या ऑलिव पॉमेस ऑयल मिला देते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन नहीं होते। तो एक्स्ट्रा वर्जिन के रेट पे जो आपका 800-1000 रुपये लीटर होता है, 200-250 रुपये लीटर वाला तेल मिला दो तो 500-600 रुपये का आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है पर लीटर पे। ऐसे ही फिश है या सी फूड है, हनी के अंदर आज के दिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अडल्ट्रेशन है। मीट है, बहुत जगह पे आपको बीफ बोल के हॉर्स मीट बेच दिया जाता है, या ग्रेन बेस्ड फूड्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं, ऑर्गेनिक फूड्स हैं, उसकी जगह आपको इनऑर्गेनिक फूड बेच दिए जाते हैं। कॉफी हैं, जो प्रीमियम कॉफी की जगह रेट प्रीमियम कॉफी के ले ली और घटिया वाली कॉफी दे दी। ऐसे टी के अंदर स्पाइसेस में है, जो उनके एसेंशियल ऑयल्स हैं या ओलियोरेजिन्स हैं उनको निकाल लिया और बाद में स्पाइसेस को आपको बेच दिया। तो आमतौर पे ये एस्टिमेट है कि जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं रिटेल स्टोर पे, उनमें कहीं ना कोई अडल्ट्रेशन जरूर है। और अडल्ट्रेशन यूएस फूड इंडस्ट्री के अंदर 10 बिलियन से लेके 15 बिलियन एक साल के अंदर इतने डॉलर्स की है। तो अभी इंडिया के अगर आपको एग्जांपल दूं तो 2018 दिसंबर के अंदर, नवंबर दिसंबर में मैसूर के पास एक टेम्पल था, वहां का कोई जो पुजारी जो हेड बनना था उसके ऊपर झगड़ा चल रहा था। तो जो वहां पे उस टाइम पुजारी था, उसका जो कंपटीटर था या उसका जो एंटी पार्टी था, उसने प्रसाद के अंदर जहर मिला दिया था।
और वो जहर खाने से 20-22 लोगों की मौत हो गई थी। तो वहां पे भी वही डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय वाला एग्जांपल कि उसने रेपुटेशन खराब करने के लिए पुजारी की, तो जो उसकी कंपटीटर पार्टी है उसने उसके अंदर जहर मिला दिया जिससे लोगों की डेथ हुई। तो वो भी एक फूड डिफेंस का इशू था इंडिया के अंदर लेटेस्ट वन में से। और ऐसे ही फूड सेफ्टी का इशू था 2013-14 के अंदर, 14 में, हाँ 2014 में बिहार के एक स्कूल के अंदर पेस्टिसाइड की शीशी में वो सरसों का तेल ले आए और उस तेल से खाना बनाया बच्चों के लिए। क्योंकि वो पेस्टिसाइड था उसके अंदर, तो उसको खा के बहुत से बच्चे हॉस्पिटलाइज हुए, कईयों की डेथ भी होगी, बीमार हुए काफी बच्चे मिड डे मील में। तो वो क्योंकि जानबूझ के नहीं किया था तो वो फूड सेफ्टी का था। यहाँ पे जानबूझ के किया था, मैसूर वाला जो मंदिर था, इसलिए ये फूड डिफेंस का इशू। और इकोनॉमिकली मोटिवेटेड अडल्ट्रेशन के तो एग्जांपल आपको रोज मिलेंगे। अब प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजीज क्या है कि जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं या इंडस्ट्री है वो ऐसे टूल्स का यूज करती हैं जिससे उनकी सप्लाई चेन और जो भी उनकी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, उनको इंटेंशनल कंटेमिनेशन और अडल्ट्रेशन से बचाया जा सके। प्रोटेक्शन और मिटिगेशन यानी बचाना और ऐसे इलाज करना जिससे कि हमारा प्लांट इस तरीके की जानबूझ के जो लोग कंटेमिनेशन करते हैं, इंटेंशनल कंटेमिनेशन या अडल्ट्रेशन करते हैं, इसके अंदर हम पहले तो रिस्क को असेस करते हैं, साथ में वल्नरेबिलिटीज देखते हैं, कमियां कहाँ कहाँ हैं सिंगल सप्लाई चेन में या फैसिलिटीज में, और उन रिस्क को कम करने के ऊपर मिटिगेट करने के लिए काम करते हैं ताकि ऐसे इवेंट को रोका जा सके या कम से कम उस लेवल तक रिड्यूस जरूर किया जा सके कि बहुत ज्यादा सुवियर ना हो कंज्यूमर हेल्थ के ऊपर। तो इसके लिए बहुत से टूल्स हैं जो यूएसएफडीए ने डेवलप किए हैं। सबसे पहले तो इनका यही एक मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज डेटाबेस है जिसके अंदर बहुत से प्रिवेंटिव मेजर्स और सजेशन दिए गए हैं कंपनी को। ऐसा ही एक टूल है आपका फूड डिफेंस 101, ये आपको यूएसएफडीए की साइट पे मिल जाएंगे। इस फूड डिफेंस 101 के अंदर कोई भी इंटेंशनल अटैक ऐसा अगर आपकी इंडस्ट्री पे हो तो उसके अगेंस्ट आपको तैयार करने के लिए जो स्ट्रेटेजी है, प्रिपेयर्डनेस है, उसके लिए आपको ट्रेन किया जाता है। फ्रीबी नाम से है जिसके अंदर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल फूड कंटेमिनेशन सिनेरियोज की कंपाइलेशन है। फूड डिफेंस प्लान बिल्डर है और अभी इनका फूड सेफ्टी प्लान बिल्डर भी आ गया है। तो फूड सेफ्टी प्लान बिल्डर फूड सेफ्टी प्लान बनाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, और फूड डिफेंस प्लान बिल्डर के अंदर जो भी ऑनर ऑपरेटर है फूड फैसिलिटीज का, उस फूड फैसिलिटी की पर्सनलाइज्ड फूड डिफेंस प्लान बनाता है। तो ये सॉफ्टवेयर्स हैं। रिस्क असेसमेंट क्या चीज है? कोई भी रिस्क कितना है किसी भी सिस्टम में, किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इवेंट के कारण इसको क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहुत जगह से जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, आपके पास डाटा आता है या सोशियो इकोनॉमिक ड्राइवर्स आते हैं, डाटा माइनिंग करते हो, तब आपको पोटेंशियल वीकनेस और एंट्री पॉइंट पता लग जाते हैं सिस्टम के। और साथ में ये भी पता लग जाता है कि अगर उनकी ब्रीच हुई तो कितना बड़ा हादसा होगा। तो इसके लिए जो आपका NCFPD है, नेशनल सेंटर फॉर फूड प्रोटेक्शन एंड डिफेंस, अब ये FPDI बन गया है, फूड प्रोटेक्शन डिफेंस इंस्टीट्यूट। इसका फाइट्स करके है, फोकस्ड इंटीग्रेशन ऑफ डाटा फॉर अर्ली सिग्नल्स, और क्रिस्टल करके है, क्रिटिकलिटी स्पेशियल एनालिसिस। ये दो टूल हैं, ये पेड टूल हैं दोनों। इन दोनों की मदद से ये काम किया जा सकता है। ये जो FPDI है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में है, बिन टू दिस इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे मैंने 1 हफ्ते की ट्रेनिंग भी ली है फूड डिफेंस में। तो बड़ी अच्छे इन्होंने टूल्स डेवलप किए हैं
और फूड डिफेंस प्लान बनाने में बड़ी मदद मिलती है। और एफडीए जो है, यूएस एफडीए है, वन ऑफ द पार्टनर्स है इंस्टीट्यूट का। दूसरे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल हैं, जिसमें से कार्वर शॉक, पहले इस टूल का यूज होता था, अब इस टूल का यूज कम होता है। अब फूड डिफेंस प्लान बिल्डर, फूड सेफ्टी प्लान बिल्डर आ गए हैं। इसमें बेसिकली कार्वर जो है वो एक्रोनिम है, क्रिटिकलिटी, एक्सेसिबिलिटी, रेक्यूपेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी, इफेक्ट, रिकॉग्नाइजेबिलिटी एंड शॉक। तो ये 7 फैक्टर प्लस एक शॉक, टोटल 7 हैं, ये 6+1। तो इन फैक्टर्स को असेस करता है, जिसमें लास्ट में हमें ये स्कोर देता है कि क्रिटिकलिटी का और वल्नरेबिलिटी का, कोई भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में, उस स्कोर को से हमें पता लग जाता है कि हमारी वीकनेसेस कहाँ कहाँ हैं। उन वीकनेसेस को दूर करने से स्कोर बेटर हो जाता है और उतना ही रोबस्ट हमारा फूड डिफेंस सिस्टम हो जाता है। फूड सप्लाई चेन के अंदर जब हम बात करते हैं तो मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज की जब बात करते हैं तो कुछ फिजिकल मेजर्स हैं, कुछ पॉलिसी मेजर्स हैं, वो कंपनी वाइड हमें लेने पड़ते हैं अगर अपनी कंपनी को फूड डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रोबस्ट बनाना है। तो फिजिकल मेजर्स में जैसे आपका फैसिलिटी का जो पेरीमीटर है उसको सिक्योर करना है, कोई बाहर से बंदा वहां से दीवार लांग के ना आ जाए। फिर अंदर जो बंदे आए उनके टाइम टू टाइम चेक हो, उन बाउंड्री के ऊपर भी टाइम टू टाइम गार्ड जो है वो चेक करके आए, कहीं कोई टूट फूट तो नहीं है, कहीं से कोई एंट्री तो नहीं कर रहा है। फिर कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोसीजर होने चाहिए पीपल के लिए, बंदे जो काम कर रहे हैं या व्हीकल जो एंटर कर रहे हैं प्लांट के अंदर या पार्किंग एरिया में आ रहे हैं। अलार्म सिस्टम होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए और सफिशिएंट लाइटिंग भी होनी चाहिए। फिर ऑथराइज्ड एम्प्लॉयज के भी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होना चाहिए कि कौन किस एरिया में जा सकता है, कौन नहीं। फिर लिमिट एक्सेस टू कंट्रोल सिस्टम्स, जो कंट्रोल सिस्टम्स है वहां पे भी लिमिटेड एक्सेस होनी चाहिए। जो ऑथराइज्ड पर्सनल है सिर्फ वही कंट्रोल सिस्टम्स के साथ कोई भी मैनिपुलेशन है, कोई भी चेंजेस है कर पाए। टेम्पर एविडेंट या टेम्पर रेजिस्टेंट पैकेजिंग का इस्तेमाल करें। अभी जो इसका एग्जांपल है कि जब ये जो आपका बनूर में एक केजरीवाल बीज के नाम से इंडस्ट्री है जो हनी प्रोसेसिंग करती है और यूएस को मोर देन 95% प्रोडक्ट उनका यूएस को एक्सपोर्ट होता है। तो उनके पास जो ड्रम्स आते हैं हनी के, वो टेम्पर एविडेंट सील्स के अंदर आते हैं। तो उन पे जो सील लगी हुई होती है, अगर कहीं भी उसे छेड़खानी करोगे तो उस सील को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। जितने भी आपके एंट्रीज हैं उस पे की और लॉक होना चाहिए। पॉलिसी में कोई भी ऐसा पर्सनल है जिसको कोई स्पेसिफिक काम दिया गया है, सिर्फ वो वही स्पेसिफिक काम करे, कहीं और अनडेजिग्नेटेड एरिया में एंटर ना करे। फिर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका बैकग्राउंड चेक करें, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका बैकग्राउंड चेक करें, जो कैजुअल लेबर लगती है उनका भी रिकॉर्ड हो। फिर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको फूड डिफेंस या सिक्योरिटी अवेयरनेस को लेके कोई भी सस्पिशियस बिहेवियर लगे किसी का भी, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, उस इंडिविजुअल को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, उसके बारे में रिपोर्ट कैसे करना है, इस तरह की पॉलिसी बनाए। मैनेजमेंट को सारे ट्रैक बैक जो रिकॉर्ड है मटेरियल के, प्रोडक्ट के, वो अपने पास प्रॉपरली मेंटेन करके रखे। फिर जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं लोकल, स्टेट और फेडरल एजेंसीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनके आपके पास रहें कॉन्टैक्ट्स, ताकि जरूरत पड़े तो उनको कॉन्टैक्ट किया जा सके। और आपका जो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करना, ताकि थ्रू आउट द चेन आपको ये पता हो कि कौन सा प्रोडक्ट कब कहाँ से आया था। तो इस तरीके का ये फूड डिफेंस का एक ओवरव्यू आपको मैंने दिया। इसमें कुछ टूल्स बताए हैं जो आपके काम आ सकते हैं, जो ऊपर थे, जिस तरह ये मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज डेटाबेस है, फूड डिफेंस 101 है, फ्रीबी है, फूड डिफेंस प्लान बिल्डर है, फूड सेफ्टी प्लान बिल्डर है। ये बेसिकली जब आप यूएस एफडीए की साइट पे जाओगे, इनको सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप गूगल के अंदर कहीं भी टाइप कर दो शेयर, जैसे मैं यहाँ आपको टाइप कर रहा हूँ अभी, फूड डिफेंस प्लान बिल्डर। तो ये एफडीए की साइट पे आपको लेके जाएगा। मैंने जो ये
क्रोम विंडो आपके साथ शेयर की है, दिख रही है आप? फूड डिफेंस प्लान बिल्डर एफडीए दिख रहा है आपको? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस साइट पे जाओगे तो फूड डिफेंस प्लान बिल्डर क्या चीज है इसके बारे में आपको बताएगा। नीचे आपको उसका डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा, वर्जन 2.0 का यूजर गाइड यही मिल जाएगी। फूड डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे यहाँ क्या चीज है, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपने पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हो। पीसी पे इंस्टॉल होगा ये, उस पे नहीं होगा, मोबाइल पे। इसी तरह से मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज टू प्रिवेंट फूड अगेंस्ट इंटेंशनल अडल्ट्रेशन रेगुलेशन 21 CFR पार्ट 1 to 1, ये रूल बोलते हैं इसको, इंटेंशनल अडल्ट्रेशन रूल। तो इसका मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ देखो फूड डिफेंस 101 लेफ्ट साइड में, ये अलग अलग टूल्स हैं, फूड डिफेंस टूल्स एंड एजुकेशन मटेरियल। तो फूड डिफेंस 101 फ्रंटलाइन एम्प्लॉइज के लिए, आप जैसे कंपनी में काम करोगे तो यहाँ पे 1.1 वर्जन जो है वो लॉन्च हो जाएगा। इस पे क्लिक करोगे एक नई विंडो के अंदर, इसको आप पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ, उस तरीके से ये आगे चलता जाएगा, आपको चीजें बताता जाएगा। तो ये एक अच्छा है, आप असाइनमेंट है आप लोगों के लिए कि इंडस्ट्री में जाने से पहले ये फूड डिफेंस 101 आप कंप्लीट करो। फिर फूड डिफेंस प्लान बिल्डर आपको दिखाया। इसी तरह से फूड रिलेटेड इमरजेंसी एक्सरसाइज बंडल फ्रीबी, इसके अंदर आपको एग्जांपल्स मिले हुए हैं। सीडीसी में बता रहा था ना, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये साइट है जहां पे जिन्होंने ये डेवलप किया है फ्रीबी। और यूएस डीए का FSIS है, फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन सर्विस, और एनिमल प्लांट हेल्थ इंस्पेक्शन सर्विस FS, इन सभी ने इसकी मदद की है। तो ये है क्या चीज, इन सारी स्टोरीज के जरिए इन्होंने समझाया है फूड डिफेंस और फूड सेफ्टी इश्यूज को, जैसे हाउ स्वीट इट इजंट। तो ये सिनेरियो है अलग अलग, उन सिनेरियोज पे जब आप क्लिक करोगे तो अलग अलग सिनेरियो खुलते जाएंगे और आप इनको आगे फर्दर स्टडी कर सकते हो। यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्रीबी को। ऐसे ही एम्प्लॉय फर्स्ट नाम से ये प्रोग्राम है, सी समथिंग से समथिंग कैंपेन है, मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज डेटाबेस जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो ये सारे इनके टूल्स हैं बेसिकली। मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज डेटाबेस के अंदर वही क्वेश्चन आंसर हैं कि आपको अगर आपको फूड डिफेंस से रिलेटेड इश्यूज हैं तो उनको किस किस तरीके से आप उनको कर्व कर सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो US FDA की साइट है, इसके अंदर जो ये टूल्स दिए हुए हैं फूड डिफेंस टूल्स, इनका आप यूज कर सकते हो। ऐसे ही फूड सेफ्टी प्लान बिल्डर करके आपको लिंक मिल जाएगा, फूड सेफ्टी प्लान बिल्डर। तो इसके अंदर भी यही ये टूल है बेसिकली। इस पर क्लिक करोगे आप इस टूल को डाउनलोड कर पाओगे। ये एक फॉर्म भरवाएगा, तो उस फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन डाल के जैसे आप इसको सबमिट करोगे, प्रोसीड टू डाउनलोड, आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। कई बार इसमें जो जिप है वो आपका 5 डिजिट जिप होता है, तो 125.052 की बजाय 125.005 कर देना, और टेरिटरी में कुछ भी आप भर देना, इसमें आ जाएगा। कंट्री में इंडिया भरोगे तो अब शायद ये इंडिया लेने लग गए। अब आ गया इसमें इंडिया। तो अब शायद वो समस्या नहीं आएगी। हाँ, अब नहीं आएगी। अब इसमें हरियाणा करके अब आ जाएगा। ये इन्होंने ठीक कर दिया, बग था अदरवाइज इनके। तो अपना नाम और पॉलिटेक्निक वगैरह का डाल के इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये दोनों जो टूल्स हैं बड़े काम के हैं, फूड सेफ्टी प्लान बिल्डर भी और फूड डिफेंस प्लान बिल्डर भी। तो इन सारे जो टूल्स हैं उनको आपको देखना है, और ये जो आपकी 7वीं यूनिट है इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है भैया।
हाउस इज ओपन फॉर डिस्कशन। 7th यूनिट कंप्लीट है मेरी साइड से। मेरे जो बाकी लेक्चर्स हैं मैं टाइम टू टाइम लेक्चर लेता भी रहूंगा, और जितने भी पुराने जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिलेंगे यूट्यूब पे। अगर जाओगे आप तो वहां पे आप सर्च करोगे जब मेरा नाम, पहले इस पे आ रहा है 119 सब्सक्राइबर्स, तो इसमें आपको प्लेलिस्ट्स मिलेंगे। प्लेलिस्ट्स में आपको मिलेंगे CAFT, POFLS, और नीचे आपको क्रिएटेड प्लेलिस्ट, लैब इक्विपमेंट, कहीं ना कहीं FAQC आपको मिलेगा। FAQC या फूड एनालिसिस करके इसमें प्लेलिस्ट मिलेगी। हाँ ये रहा FAQC क्लासेस वेद। तो यहाँ आपको फर्स्ट लेक्चर से लेके और ये करीब 30 के करीब लेक्चर्स थे। यस, 30 लेक्चर्स की ये सीरीज है। साथ में FAQC के जो वाइवा लिए थे उसकी 2 वीडियोस हैं, तो ये आपको यहाँ मिल जाएंगे। नए जो में है वो FAQC की इस साल की क्लासेस, जिस पर आज वाली क्लास है, इसके FAQC की लिस्ट नई बना दूंगा आपके FAQC करके, और 2021, और फिर जो भी टॉपिक है, जैसे अब की बार हमारा 7th यूनिट 7 थी, तो यूनिट 7 इसमें डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो बंद करें फिर अभी।